नमस्कार दोस्तों, यदि आप समझना चाहते हैं रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग तो डटे रहिए इस वीडियो में एंड तक, तभी जाकर आपको पूरा समझ में आएगा। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र। रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने सन 1911 में एक प्रयोग किया जिसका नाम स्वर्णपत्र प्रयोग रखा गया। यह प्रयोग क्या था कि एक सोने की पतली झिल्ली थी जिसकी मोटाई थी 10⁻⁻7 मीटर या 100 नैनोमीटर उसकी मोटाई थी। बहुत पतली, बहुत बारीक सोने की एक झिल्ली पर इन्होंने उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बमबारी की और यह कण जिंक सल्फाइड, एक पर्दा लगा दिया इन्होंने जिस पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। उस पर्दे पर क्या करें, इन्होंने फ्लैश उत्पन्न किया इन कणों ने, अल्फा कणों ने। तो उस फ्लैश से इनकी दिशा का पता लग सका। तो इस प्रयोग के बारे में देखते हैं हम। तो इन्होंने पहले तो उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बमबारी की। किस पर? सोने की पतली झिल्ली पर। अधिकांश अल्फा कण तो सीधे ही निकल गए और कुछ अल्फा कण परमाणु के केंद्र से टकराकर अपने पद से विचलित हो गए, जैसा कि आप देख सकते हो। और 20,000 अल्फा कण थे। ये टोटल कितने अल्फा कण थे? 20,000 अल्फा कण थे। टोटल कितने अल्फा कण थे? 20,000 अल्फा कण थे। इन 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था कि वह 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट गया। क्यों लौट गया? क्योंकि वह नाभिक के बिल्कुल केंद्र में, परमाणु के बिल्कुल केंद्र से टकराया था। तो इससे यह तो पता लगता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए थे? सीधे ही निकल गए थे। प्रयोग तो ये हो गया। यदि प्रयोग हुआ है तो उसके परिणाम भी निकलेंगे। अब परिणाम क्या थे इसके, उनके बारे में हम देखते हैं। परिणाम ये थे कि जो उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण थे अधिकांश, वह सोने की, यहाँ पर एक झिल्ली थी सोने की पतली झिल्ली से बिना टकराए ही निकल गए, पर्दे पर जा टकराए। जिंक सल्फाइड से लेप किया हुआ ये पर्दा था और जिस पर ये अल्फा कण टकरा गए, बिना सोने की ये झिल्ली थी उससे संपर्क में आए हुए, बिना टकराए हुए। क्योंकि नाभिक का आकार, ये परमाणु है, इसका परमाणु में अधिकांश भाग परमाणु का क्या होता है? खोखला होता है, जिसके कारण से सीधे निकल गए कुछ अल्फा कण। कुछ अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराए हुए, बिना टकराए सीधे निकल गए। ये तो एक था पहला परिणाम कि सोने की पतली झिल्ली से बिना टकराए सीधे निकल गए। अब क्या हुआ? कुछ तो सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण क्या है कि सोने की पतली झिल्ली से टकराने के बाद अपने पद से क्या हो गए? विचलित हो गए, अपने पद से विचलित हो गए। ये बात हमने पहले भी देख चुके थे कि कुछ अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराकर अपने पद से विचलित हो गए। लेकिन 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर वापस उसी मार्ग में लौट आया। जो मार्ग में ये गया था उसी मार्ग में वापस लौट आया था। 20,000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा भी था। तो इसके परिणामों में ही है ये तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट देखिएगा ध्यान से, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। पूरा ध्यान आपका यही होना चाहिए, तभी जाकर ये प्रयोग समझ में आएगा, नहीं अन्यथा नहीं आएगा। तो रदरफोर्ड ने कर दिया प्रयोग। अब उसके हम देख रहे हैं परिणाम। परिणाम क्या निकले थे इस प्रयोग के?
इस प्रयोग का जो पहला परिणाम क्या निकला था कि जो अल्फा कण हैं, अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराए बिना ही सीधे निकल गए। पहला परिणाम तो ये हो गया, इसमें बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं है कि कुछ अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से बिना टकराए सीधे निकल गए, ये निकल गए सीधे। और दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराकर, सोने की पतली झिल्ली से टकराकर अपने पथ से विचलित हो गए। क्या हो गए? अपने पथ से विचलित हो गए। ये था दूसरा पॉइंट, विचलित हो गए, यानी कि उनकी दिशा क्या हो गई? चेंज हो गई, यहीं से ही चेंज हो गई। अपने पथ से विचलित हो गए। जो सीधा जा रहा था वो अब इस तरफ चला गया, जो इस तरफ जा रहा था वो इस तरफ चला गया, तो अपने पथ से क्या हो गए? विचलित हो गए थे। और तीसरा पॉइंट हम अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट है कि 20,000 अल्फा कणों में से, ये टोटल अल्फा कण कितने थे? 20,000 अल्फा कण थे। 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर अपने मार्ग में वापस लौट आया। सीधा यों गया, यों आ गया, सीधा लौट आया, क्योंकि यह केंद्र से टकराया था। तो ये थे इसके 3 परिणाम। तीनों परिणाम आपके समझ में आए होंगे। ये एग्ज़ाम में 2 नंबर के आते हैं, 2, 3 जितने के भी वो देता है तो ये आते हैं। तो उसमें पूछता है रदरफोर्ड के प्रयोग का डायग्राम। तो ये बेसिक डायग्राम है, ये बेसिक है, ये बिल्कुल समझाने के लिए हैं ये तो। और इसके परिणाम क्या निकले, इसके निष्कर्ष क्या रहे और रदरफोर्ड की कमियां क्या रही, तो हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस वीडियो में बने हैं अभी भी तो आप समझ रहे हैं, मैं समझता हूं, तो आप अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा। परिणाम तो आपके समझ में आ गए होंगे तीनों पॉइंट। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। परिणाम के बाद हम तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, हम दूसरे पॉइंट की परिणाम के बाद बात करते हैं। तो परिणाम के बाद हम देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या रहे, इनका सेंस क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, मतलब कि इससे पता क्या लगता है, रदरफोर्ड के प्रयोग से क्या पता लगता है, क्या नई जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं रदरफोर्ड की कमियों की कि इस वैज्ञानिक ने क्या कमियां की, क्या कमी रह गई इसके सिद्धांत में। तो बात करते हैं पहली कमी की। तो पहली कमी थी कि यह इलेक्ट्रॉन की संरचना को स्पष्ट नहीं कर सका, यानी कि इलेक्ट्रॉन के तो ना आकार बता सका, मतलब कि उसकी पूरी संरचना को स्पष्ट नहीं कर सका। और हम दूसरे यदि कमी की बात करते हैं तो यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका, यानी कि यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। और तीसरे हम कमी की बात करते हैं तो तीसरी कमी रदरफोर्ड की यह रही कि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये कोई परमाणु है और ये है नाभिक धनावेश, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। इसके इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का क्या करेंगे? विकिरणन करेंगे। ऊर्जा का विकिरणन करेगा जिससे दूसरी ऊर्जा कम हो जाएगी तथा अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हो जाएंगे? टकरा जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। तो ये थी रदरफोर्ड की तीनों कमियां। पहली कमी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को नहीं समझा सका, दूसरी कमी परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका, और तीसरी कमी थी कि मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक थे, मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में पथ चक्कर लगाते हैं तो वे ऊर्जा का विकिरणन करेंगे तथा जिससे दूसरी ऊर्जा है वो कम हो जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो ये थी रदरफोर्ड की कमियाँ। तो हमने पहले पढ़ा था कि रदरफोर्ड के सिद्धांत के बारे में, उसके बाद हमने रदरफोर्ड के सिद्धांत के निष्कर्ष पढ़े थे, परिणाम पढ़े थे और रदरफोर्ड की कमियां। ये तीनों चीज़ रदरफोर्ड के सिद्धांत में आती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको इसे समझ में आया है रदरफोर्ड का सिद्धांत तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो देखने के लिए कमेंट ज़रूर करें।
तो दोस्तों नए नए चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से समझा सकूँ आगे की चीज़ें। आगे की जो भी पढ़ाई है उसको अच्छी तरीके से समझा सकूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा साथियों। तो हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।